बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने कल अपने टेस्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 ही था आई गेस, उसमें और तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं। उसमें पेस्टल का सवाल हम सॉल्व कर रहे थे और पेस्टल के सवाल के अंदर हमने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली थी। चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन के बाद चूँकि कल सवाल में ऑलमोस्ट 24 घंटे गुजर चुके हैं, तो एक मरतबा हल्का सा क्विक रिव्यू हो जाए ताकि पिछली चीज़ों को हम कॉप अप कर सकें, लिंक कर सकें आपस में। तो हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का फैसला करना था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है टूटेल, और हमने ये फैसला करना है कि ये वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो TFS के अंदर दाखिल हो बिजनेस के लिए कि ना दाखिल हो। ये बेसिकली इसकी एंट्रेंस के बारे में हमने यहाँ पर पता करना है। और यहाँ पर जो मैक्रो इन्वायरमेंटल मॉडल हमने इस्तेमाल करना है उसका नाम है पेस्टल। और हमें मालूम है कि जब हम किसी मॉडल का सहारा लेते हैं तो फिर हम जनरल पर्पस इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, फिर हमने जो मॉडल की हदूद है उसको फॉलो करना होता है। ये जो मैंने जुमला बोला है इसके क्या मानी है कि मॉडल की हदूद का फॉलो करना है। आपको मालूम है पेस्टल के अंदर कंपैटिटर का डाटा नहीं आता। पेस्टल में P पॉलिटिकल, E इकोनॉमिक, S सोशल, सोशल में सिर्फ कस्टमर का और सोसाइटी का डाटा आता है, सप्लायर का डाटा नहीं आता, सॉरी कंपैटिटर का डाटा नहीं आता। तो अब आप देखिए, अगर आपको यहाँ पर किस जगह कंपटीशन का डाटा नज़र आएगा तो वो आप कहाँ प्लॉट करेंगे, तो आप प्लॉट नहीं करेंगे, इसलिए कि पेस्टल में कंपैटिटर की इंफॉर्मेशन है ही नहीं। सो फार एज अगर मैं पोर्टर 5 फोर्स की बात कर रहा होता तो पोर्टर 5 फोर्स में तो चूँकि बाकायदा कंपैटिटर का सारा काम ही कंपैटिटर का है, चूँकि वो है ही कंपैटिटिव इन्वायरमेंटल एनालिसिस, तो इसलिए वहाँ पर तो फिर बाकायदा तौर पर जो है वो कंपटीशन का डाटा आता है। तो ये बात याद रखिए कि जब आप किसी मॉडल को फॉलो कर रहे होते हैं तो फिर मॉडल की हदूद को फॉलो करना पड़ता है, उसकी बियॉन्ड नहीं जा सकते आप और उससे पीछे भी नहीं रह सकते आप। अभी तक जो चीज़ें हमने आइडेंटिफाई कर ली थी वो हमारे सामने मौजूद है, मैंने अभी भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। सबसे पहले बच्चे ये हमारे पास इंटरनल डाटा में सोशल का डाटा हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। तो अगर मैं सोशल के डाटा की बात करूँ, अगर मैं सोशल के डाटा की बात करूं तो सोशल का डाटा पॉजिटिव था दोनों एंगल से। दोनों पॉइंट मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। उसमें एक तो यहां पर हाई पॉपुलेशन है और हमें मालूम है कि मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर पॉपुलेशन का हाई होना मकसद है, चूंकि लोगों की ज़रूरत है, इसलिए ये पॉजिटिव पॉइंट है, इतने कस्टमर हो सकते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, पॉपुलेशन का साइज भी लिखा हुआ है कि 70 मिलियन पीपल हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। मैं ये नहीं कहता कि 70 के 70 मिलियन लोग जो है वो टूटेल का मोबाइल ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन टूटेल में कुछ खूबियां हैं जो यहाँ पर पहले लिखी हुई हैं, वो हमने कल भी पढ़ी थी कि टूटेल टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रखता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी कंपटीशन में जाती है, और फिर दूसरा ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। पोर्टर 5 फोर्स में हमने पढ़ा था कि जब भी मल्टीनेशनल कंपनी किसी जगह पर कंपटीशन के लिए जाती है तो वो एक बड़ा कंपटीशन लेके चलती है, ये बात हमें याद होनी चाहिए। तो इसका मकसद हुआ, ये तो खुद इटसेल्फ मल्टीनेशनल कंपनी है, खुद इटसेल्फ, तो ये जहाँ भी जाएगी ये सबको टफ टाइम देगी। तो इसका मकसद तो ये हुआ कि ये लोग इस टेक्नोलॉजी को देखकर एक दफ़ा अट्रैक्ट ज़रूर होंगे। ये अब हमने कमेंट खुद से जारी किया है, और ये मैं बता चुका हूँ, कमेंट कभी भी केस स्टडी में नहीं लिखा होता, कमेंट हमने खुद देना होता है, हमने खुद से उसकी कोई ना कोई प्रोविजन देनी होती है। जो डाटा लिखा होता है वो डाटा सीधा सीधा सेगमेंटेशन में चला जाता है, यानी ये अंडर द हेडिंग ऑफ पॉलिटिकल में डाटा खुद ब खुद आ गया, कमेंट हमने खुद लिख दिया है। इसके साथ साथ दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास पॉलिटिकल का था, और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑर्गेनाइजेशन यानी ये जगह ठीक नहीं है। तमाम चीजें नेगेटिव थी, हमने यहां पर कल भी आइडेंटिफाई की थी, ये लिखी हुई है कि यहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, मुल्क में पहले हालात खराब हैं, मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन पहले ही तबाह है, उसके बावजूद गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए। और आपको मालूम है कि टैक्स जब बढ़ते हैं तो लोगों की बाइंग पावर रिड्यूस होती है, और लोगों की बाइंग पावर रिड्यूस होने के साथ साथ अब जो लोगों को इन्हिसार था कि चलो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है उससे मसला हल कर लेंगे, गवर्नमेंट ने वो भी रिड्यूस कर दिए। दो बड़ी चीजें गवर्नमेंट ने रिड्यूस की हैं, दो बड़ी चीजें। नंबर 1, एक तो हाई टैक्सेस कर दिए हैं, और दूसरा रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। मैं इसको सोशल फंड लिख देता हूं जी, नॉर्मल रूटीन के अंदर तमाम मुल्कों में से सोशल सिक्योरिटी फंड ही कहते हैं, लेकिन आप वही लिखिएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट फंड, तो आप भी एग्जाम में अनएम्प्लॉयमेंट फंड ही लिखिएगा जी। ये दोनों बातें बच्चे किसी तरह से भी किसको इफेक्ट करेंगी,
सोशल को इफेक्ट करेंगी, इसलिए कि 70 मिलियन लोग तो हैं लेकिन बाइंग पावर नहीं होगी तो ख़रीदारी कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझसे सिर्फ इतनी ही बात से फैसला करवाया जाए, मैंने कल बताया था कि एनालिस्ट फैसला नहीं करता, तो मैं कहूँ कि अगर तो मैं यहाँ की पॉपुलेशन को देखूँ तो यहाँ जाना बेहतर है क्योंकि मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा बिक सकती है। लेकिन अगर मैं पॉलिटिकल पार्ट को देखूँ तो शायद यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से लोगों की बाइंग पावर रिड्यूस हो चुकी होगी। तो मैं ये आंसर दूंगा, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये आंसर ना मैं दे सकता हूँ और ना एक एनालिस्ट ये आंसर दिया करता है। ऑल ऑफ यू। सो द थर्ड पॉइंट दैट वाज आल्सो नेगेटिव, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये भी तमाम की तमाम चीजें, बहुत सारे फैक्टर कल हमने इकोनॉमिक पॉइंट से देखे थे जनाब कि एक तो यहां पर 4 पॉइंट कल हमने आइडेंटिफाई किए थे। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, लोगों की इनकम मुसलसल कम होती चली जा रही है, ऊपर से गवर्नमेंट ने टैक्स भी लगा दिए, और फिर लोग उधार ले रहे हैं बैंकों से और गवर्नमेंट ले रही है दूसरे मुल्कों से उधार, और उसके साथ साथ मुल्क में क्राइम रेट बढ़ रहे हैं। 4 पॉइंट थे बच्चे, मैंने कल लिखे तो नहीं थे, कल चूंकि जगह टाइम कम था हमारे पास, तो मैंने आज साथ साथ मैं लिखता जा रहा हूं। एक तो लोगों की इनकम की प्रॉब्लम है, दूसरा ये माइनस, ये मैंने कोई टैब नहीं लगा हुआ, ये माइनस है जी, ये प्लस पॉइंट थे, ये सारे माइनस पॉइंट है जी। ये हमने खुद ही ये काम करना होता है ताकि एग्जाम में हमें याद रहे कि कौन कौन से पॉइंट पे हमने क्या कमेंट देने, और हम ये चाहें तो हम ये इकट्ठा भी लिख सकते हैं। जैसे इसने ये यहाँ लिखा हुआ है, इनकम की प्रॉब्लम है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ डेट चल रहा है गवर्नमेंट का भी और लोगों का भी, और उसके साथ साथ क्राइम्स ये बहुत ज़्यादा है। इन हालात को देखते हुए तो मेरा ख्याल है जो इसने यहाँ बताया है कि दुकानें लूट रही हैं और जो है उसको आग भी लगा दी जाती है, तो क्या ख्याल है अगर टूटल यहाँ जाएगी तो क्या उसकी दुकान को आग नहीं लगाई जा सकती, क्या उसकी दुकान को नहीं लूटा जा सकता? तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। So that is why these are the factors which one must consider whenever they are going to try to perform a business activity in other countries or in other areas, जो कि आपके लिए बिल्कुल ही unknown है जी। Now come to the point, the second paragraph. It has a comprehensive and complex legal system. ये किसी का डाटा है जनाब? वेरी गुड, ये लीगल का डाटा है। अव्वल तो मैंने कहा था आपको लीगल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां ये 3 चीजें आ जाएं, लीगल का लफ्ज आ जाए, एक्ट का लफ्ज आ जाए, लेजिस्लेशन का लफ्ज आ जाए, वो डाटा होता ही लीगल का है। तो ये एग्जामिनर पेस्टल में तो तंग करता ही नहीं है। मैंने अर्ज की थी तंग करने वाला मॉडल अगर कोई है तो वो सिर्फ आपका पोर्टर 5 फोर्स है, वो आसान मॉडल नहीं, बाकी सब मॉडल इंतहाई आसान है। डाटा बड़ी बासानी सेग्रीगेट किया जा सकता है। तो इट हैज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम प्रोवाइडेड द करंट गवर्नमेंट, ये जो नई गवर्नमेंट आई है उसी ने नया लीगल सिस्टम डेवलप किया है। द एम्प्लॉयमेंट लॉ ऑफ TFS मेक इट रिलेटिवली एक्सपेंसिव टू एम्प्लॉय पीपल, यानी जब आप किसी बंदे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं तो एम्प्लॉयमेंट देने के बाद आपके लिए मसाइल भी पैदा होते हैं और वो एक्सपेंसिव भी है। वजह बताइए उसने आगे कैसे एक्सपेंसिव है। देयर आर मिनिमम वेजेस लॉ, सबसे पहले तो आपकी गवर्नमेंट ने एक मिनिमम लॉ डिसाइड किया। जैसे कि आप यूके में चले जाएं या यूएसए चले जाएं तो यूएसए में जो टेक्निकल लोग होते हैं उनकी 5K मिनिमम सैलरी है। 5K से मतलब $5,000 पर मंथ। बाहर चूंकि आप जानते होंगे कि यूएसए में तो सालाना एग्रीमेंट होता है, तो वहाँ 60K का एग्रीमेंट होता है। तो 60K में आप डिवाइड करके देख लें 12 से, तो आपको खुद ही लगन पता लग जाएगा कि $5,000 पर मंथ आपने सैलरी देनी है। इस 5,000 से $1 कम भी आप पैसे तनख्वाह नहीं दे सकते किसी को। हाँ, ऊपर आप चाहे $10,000 दे दें, $20,000 दे दें, वो आपका मसला है कि वो कितनी कॉम्पिटेंसी का आदमी है, लेकिन कम से कम आपको $5,000 देने हैं, चाहे वो बंदा काम का है चाहे वो बंदा काम का नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि आपको मिनिमम सैलरी वेजेस गवर्नमेंट का फॉलो करना है। दूसरा, एंड आल्सो डिफिकल्ट टू डिसमिस देम। अब बच्चे बिलफर्ज आपने कि निकम्मा रख लिया है और उसको निकालना चाहते हैं तो निकाल भी नहीं सकते, ये भी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है। और द एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लॉ, इससे क्या मुराद है कि जहां पर एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है रादर देन एम्प्लॉयर,
एंड द लीगल प्रोसीडिंग आर ऑफन टाइम कंज्यूमिंग। इससे क्या मुराद है कि एक मरतबा जब वहां पर आप कोर्ट में चले जाते हैं तो ये काम, यानी दादा जो है वो कोर्ट में जाता है तो पोते को जाके उसका जवाब मिलता है। ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट। जैसे कि पाकिस्तान में होता है यहाँ पर कि जनाब दादा ने ज़मीन किसी ने कब्जा कर लिया था, उसने जाके कोर्ट में जाके जो है वो अपील की हुई है, तो पोता भी वहाँ जाके, नो डाउट कि वो पोते के हक में भी मुखालिफ में ही आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पोते को पता लग जाता है कि जनाब हम अदालत ने हमारे खिलाफ क्या फ़ैसला किया है जी। तो तीन बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे यहाँ पर, तीन बड़ी प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम क्या है बच्चे, यहाँ पर एक तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर मिनिमम वेज है, ये भी प्रॉब्लम। दूसरा, उसको निकाल नहीं सकते। और तीसरा, अगर आपने उसके मुखालिफ बता भी दिया अदालत को कि ये काम ठीक नहीं करता, ये काम सही नहीं करता, इसलिए हम इसको निकालना चाहते हैं, या निकाल दिया है, तो तब भी वो टाइम इतना टाइम कंज्यूमिंग है, और फिर भी उसके बावजूद वो फेवर में एम्प्लॉय के जाना है। अल्टीमेटली टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, यानी अदालत में, कोर्ट में जाके भी खेलना इतना आसान नहीं है। वकीलों के पैसे हैं, अदालत की जो फीस है वो, दीज आर ऑल वेरी वेरी मच एक्सपेंसिव। तो तीसरी चीज़ मैं लेके जा रहा हूँ लीगल, और लीगल में सबसे पहली चीज़ माइनस में लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स। ये लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम। और कॉम्प्लेक्स के भी आगे तीन पॉइंट हैं कि एक तो कॉम्प्लेक्सिटी की सबसे बड़ी वजह ये आपके पास जो है मिनिमम वेजेस है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके पास एम्प्लॉयमेंट में बंदे को फारिग नहीं किया जा सकता, डिसमिसल, ये आपके पास डिसमिस। और तीसरा आपके पास प्रोसीडिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं सारा तो नहीं लिख रहा, मैं तो सिर्फ पॉइंट लिख रहा हूं जी, टाइम कंज्यूमिंग। तो ये बच्चे याद रखिएगा, ये देखिए कितने पॉइंट ढूंढ लिए आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये देखिए, ये आप पर डिपेंड कर रहा होता है कि एग्जामिनर आपका एक नंबर भी ना काटे तो आप कोई एक पॉइंट भी ज़ाया नहीं करेंगे, हर पॉइंट पे आपकी निगाह होनी चाहिए। फाइन, आगे चलते हैं बच्चे। तो अभी तक देखिए बच्चे, सिर्फ ये एक वाहिद पॉजिटिव फैक्टर है, बाकी ये भी नेगेटिव फैक्टर है, ये भी नेगेटिव फैक्टर है, ये भी नेगेटिव फैक्टर है, बस। तो आप इतनी लंबी कहानी यहां लिख तो रहे हैं, आखिरी पैराग्राफ में आप इतनी बात कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर जो है, यानी TFS को यहाँ जाना चाहिए तो सिर्फ एक ही वजह से जा सकती है, वरना बज़ाहिर बाकी तमाम फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन की मुखालफत में जा रहे हैं। बस इतनी बात आप बता देंगे तो ये आपका कंक्लूजन हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट एरिया, कम्युनिकेशन नेटवर्क लाइसेंस आर गारंटीड टू मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर। एक और बच्चे गवर्नमेंट की पॉलिसी। अब आप में से अगर कोई शख्स इसको लीगल में भी लिख दे तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन अगर आपने इसको लिखा हुआ है पॉलिटिकल में तो ये तब भी ठीक है। उसकी वजह एक वजह है, क्योंकि यहाँ ये तफसील नहीं बताएगी कि ये कंपनी का कानून मुस्तकिल तौर पे है या वक्ती तौर पे। क्योंकि बच्चे देखिए, आप जानते हैं कि मोबाइल नेटवर्किंग आज है, कल को पता नहीं कौन सी दुनिया में टेक्नोलॉजी आ जाए। आज से 25 साल पहले मोबाइल टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो क्या आज से 25 साल पहले ये लॉ का हिस्सा थी? तो तब तक ये पार्ट ही नहीं थी। तो इसलिए आपकी अपनी वर्किंग है। ये एग्जामिनर ने दरमियान का एक पॉइंट दिया हुआ था, मैंने इसको पॉलिटिकल में लिखा है इसलिए कि मेरी परसेप्शन के मुताबिक ये चीज़ें वो हैं जो आज हैं, शायद कल ना हो। कल कोई नया कानून आ जाए, गवर्नमेंट इसमें तरमीम कर दे, ज़्यादा नंबर ऑफ कंपैटर आ जाए तो गवर्नमेंट इसको आज़ाद कर दे, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो बहरहाल इस पर कम्युनिकेशन में जो आपका जो कमेंट होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जी बच्चे। तो पॉलिटिकल पार्ट में मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, कम्युनिकेशन नेटवर्क लाइसेंस आर गारंटीड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ साथ यहां पर जो उनका लाइसेंस है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जी। इसलिए कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो यहां कारोबार नहीं कर सकता। और फिर लाइसेंस के भी मसले हैं कुछ। कम्युनिकेशन नेटवर्क लाइसेंस आर ग्रांटेड टू मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर फॉर 8 ईयर, यानी 8 साल के लिए आपको मिला। आपने करोड़ों रुपया लगा के यहां काम किया, 8 साल के बाद लाइसेंस खत्म हो गया, दोबारा लाइसेंस रिन्यू नहीं हो सका, तो गया ना कारोबार, सारा पैसा ज़ाया हो गया। और आप जानते हैं बड़े कारोबार पे पे बैक पीरियड 8 साल में बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। हालांकि एक अच्छा कारोबार 5 साल में पे बैक देना चाहिए, तभी वो एक अच्छा कारोबार होता है। लेकिन अगर 5 साल से ज़्यादा वक्त गुजर जाए तो फिर समझ लीजिए कि वो एक अच्छा कारोबार नहीं होता है। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर 5 साल में पे बैक आ भी गया तो 3 साल में कितना प्रॉफिट कमा लेंगे आप? कारोबार तो
पनपता है, आहिस्ता आहिस्ता। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप पढ़ चुके हैं, तो आपने देखा ग्रोथ स्टेज से लेकर मैच्योरिटी स्टेज में तकरीबन 20 से 25 साल का गैप होता है ऑलमोस्ट। तो इतने साल कहीं कमाएं फिर कहीं जाके बिजनेस को बेनिफिट मिलता है, वरना क्या ख्याल है सिर्फ पैसे लगा के पैसे वापस ही निकालने, और कोई काम नहीं करना हमने। तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है। लेसन्स आर एलोकेटेड टू बिडिंग कंपनीज। इससे और एक और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सबसे तकलीफ दे पहलू ये है कि बिडिंग होती है। अब अल्लाह ना करे और आपने बिड में कम अमाउंट लिख दी है और किसी ने ज़्यादा अमाउंट लिख दी है, तो वो तो बिड जीत जाएगा। तो ये तो एक और बड़ा तकलीफ दे पहलू है, क्योंकि पता भी नहीं होता किसने कितनी कितनी अमाउंट भरी हुई है। या तो कंपनी कह देती कि जनाब ये स्टैंडर्ड्स को जो भी फॉलो करेगा वो कामयाब हो जाएगा। नो डाउट स्टैंडर्ड भी लिखे हुए आगे। कंपनीज ऑन द बेसिस द कंपनीज मीट अ सर्टन नंबर ऑफ क्राइटेरिया। चलिए बिडिंग के अलावा सर्टन क्राइटेरिया भी है। क्राइटेरिया नंबर 1, दिस इंक्लूड फाइनेंशियल क्राइटेरिया। ले बच्चे यहां तो हम ऑलमोस्ट फुलफिल कर रहे होंगे। वर्ल्ड वाइड कंपनी, हम कोई निकम्मे थोड़ी हैं, हमारी कंपनी इस मामले में तो कामयाब होगी। लेकिन सच एज लिक्विडिटी एंड गेयरिंग, जिस कंपनी की गेयरिंग कम से कम हो और जिस कंपनी के पास पैसा ज्यादा से ज्यादा हो। ये दोनों रेशोज आपने पढ़ चुके होंगे, लिक्विडिटी रेशो भी पढ़ चुके होंगे, गेयरिंग भी आप पढ़ चुके होंगे। एंड इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया। अब बच्चे यहां पर हमारे पास ये मालूमात हमारे पास नहीं है कि क्या हम इस मौके में काबिल हैं या नहीं। ये एक नेगेटिव इफेक्ट लग रहा है, वरना ये तो पॉजिटिव है, ये हमारे लिए पॉजिटिव है। वजह कि गवर्नमेंट अगर हमसे पूछती है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो आप साबित कर सकते हैं कि हम वर्ल्ड वाइड कंपनी ऐसे नहीं बन जाती। उसका फाइनेंशियल प्रोसीजर, उसका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है तो वर्ल्ड वाइड बनती है। और दूसरा इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया में जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहां कह सकते हैं कि दिस माइट बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर द टू टेल। क्योंकि बच्चे वो क्या कह रहा है, सक्सेसिव गवर्नमेंट ऑफ TFS हैव एनेक्टेड इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। अब बच्चे देखिएगा लफ्ज रेगुलेशन आया है। आल दो के ये डाटा कहां जाना चाहिए, लीगल में। रेगुलेशन है ना बच्चे। लेकिन अब चूंकि हमारे पास इन्वायरमेंट का डाटा इसके अलावा है ही कहीं नहीं, तो मैंने बताया हुआ है आपको कि जब चीज़ एक से दो जगह प्लॉट हो सकती हो और पहले एक जगह चीज़ मौजूद हो, तो कोशिश करके नई जगह लिख लें। इज इट राइट? लेकिन यहां एक बार मेंशन जरूर कर दीजिएगा, देयर इज आल्सो एन इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। इतनी बात लिख दें, लेकिन इन्वायरमेंट में जाके इसको मजीद तफसील में लिख दीजिए। इन्वायरमेंट में आपने दो काम करने हैं और ये दोनों मेरे ख्याल के मुताबिक एक मुश्किल काम है। आइए मैं बताता हूं कौन कौन से हैं। Environmental regulation and set environmental targets such as कार्बन emission। याद कीजिए आपने जो कार वाला सवाल सॉल्व किया था, CO2 रिड्यूस करना है, ये वही वाला सवाल ऑलमोस्ट ये हर जगह आएगा। जब भी आपके पास इन्वायरमेंट का जिक्र आएगा CO2 जरूर आएगा। यानी सबसे पहला काम आपने क्या करना है, CO2 रिड्यूस करना है। एंड रिसाइकलिंग रेट, इससे क्या मुराद है, आपने कोशिश करके उसी चीज को दोबारा इस्तेमाल करना है। और उसके साथ साथ विच ऑल कंपनीज ऑपरेटिंग इन TFS टू अचीव, तो आपने जो भी TFS में काम करेगा इसको अचीव करना भी लाजमी है। तो दो बड़े काम आपके लिए हैं, एक CO2 और एक रिसाइकल। ऑल ऑफ यू, तो दीज आर सम ऑफ द एरिया विच यू मस्ट फॉलो। तो ये है बच्चे आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें जिसका आपने ख्याल रखना है। तो बज़ाहिर आप यहां पर ये बात कह सकते हैं कि इट इज नॉट कंफर्म वेदर टू टेल कैन मैनेज द इन्वायरमेंटल इश्यूज और नॉट, बट डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट एक्टिविटी फॉर द टू टेल। नाउ द नेक्स्ट लास्ट टू पैराग्राफ for the question. The network operators are monitored by regulators। यानी आप अपने नेटवर्क के ऑपरेशंस को भी रेगुलेटर्स के थ्रू लेके चलते हैं। ये डाटा भी लीगल में भी जा सकता है और आपके पॉलिटिकल में भी जा सकता है, जो कि दोनों गवर्नमेंट का काम है। लेकिन मैं यहां फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा ख्याल है कि इसको भी हम डाल के पॉलिटिकल में एंटर कर सकते हैं जी। लेकिन अब आप देख लीजिएगा बैलेंस करने के लिए कि लीगल में कोई और चीज़ ऐड करनी है, तो बेशक ये वाला एरिया, सॉरी कहाँ गया था जी, लाइसेंस वाला एरिया आप लीगल में ले आएँ और ये वाला पॉइंट यहाँ ले आएँ, ये आप बैलेंस कर सकते हैं। आपको बैलेंस करने की इजाज़त है यहाँ पर। द नेटवर्क ऑपरेटर आर मॉनिटर्ड बाय रेगुलेटर ऑफ नेट। तो ये ऑफ नेट एक और बड़ी आपके लिए एक मुसीबत खड़ा कर सकता है। वो क्यों, जरा बताता हूँ भी आपको जी।
इसलिए कि आपने क्या प्राइस रखनी है, आपने क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, ये हर वक्त आपको देखता रहेगा और आपको बताता रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है बच्चे आपके लिए कि आपको हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट से पूछ के चलना है। जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, द नेटवर्क ऑपरेटर आर मॉनिटर्ड बाय रेगुलेटर ऑफ नेट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ऑफ नेट प्राइमरी फोकस इज व्हाट? प्राइसिंग। प्राइस ये डिसाइड करेंगे। बताइए बच्चे, अगर आपका एक चीज की कॉस्ट आई है 15 रुपए और गवर्नमेंट कहती है कि 14.5 में बेचनी, बताइए कैसे बेचेंगे आप? ये तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो बताइए प्रॉब्लम है ना ये आपके लिए। तो इसलिए हम इसको प्रॉब्लम में ही लिख रहे हैं, इसलिए मैंने इसको भी नेगेटिव पॉइंट ही लिखा है। और अवेलेबिलिटी एंड सर्विस ट्रांसफर, अगर सर्विस ट्रांसफर से क्या मुराद है बच्चे आपको मालूम है? आजकल एक मोबाइल नेटवर्क से दूसरे मोबाइल नेटवर्क पर कस्टमर स्विच हो जाता है, ये उस स्विचिंग की बात कर रहा है। तो ये किससे पूछकर होगा? ऑफ नेट से। ऑल प्राइसेस आर एग्रीड इन अ सीरीज ऑफ मीटिंग बिटवीन रेगुलेटर एंड लाइसेंसीज and as a result the price set by the 4 operators are very similar and are highly less than operator would like them to be। ये बच्चे वो कह रहा है कि जो यहाँ के 4 बड़े ऑपरेटर्स हैं उनकी प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। मैं पेस्टल का सवाल सॉल्व कर रहा हूं, अगर मैं पोर्टर 5 का सवाल सॉल्व कर रहा होता तो ये राइवलरी का डाटा था। 4 कंपैटिटर का डाटा आ गया और चारों के चारों कंपैटिटर सिमिलर हैं, और सिमिलर में क्या होता है? इंटेंसिव राइवलरी। इसका मकसद ये हुआ कि यहाँ राइवलरी भी हाई है, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं इसलिए कि पेस्टल में राइवलरी का डाटा शामिल नहीं होता। Less than operator would like to be. The companies therefore have to compete on branding, services support and network quality. The last paragraph. Despite the economic decline of the last 5 years, पिछले 5 साल से मुल्क में इकोनॉमिक डिक्लाइन है, ये बात हम यहाँ इकोनॉमिक्स में लिख चुके हैं। मोबाइल सर्विसेज आर सीन एज, ये देखिए ना आप, ये इसका सपोर्ट है, ये सोशल को सपोर्ट है। ये वाहिद पॉइंट है जो हमें ये बता रहा है कि मुल्क के अंदर हालांकि इकोनॉमिक डिक्लाइन है, इसके बावजूद डिमांड हाई है। ये बात इस बात की अलामत है, ये जुमला इस बात की को कासी कर रहा है। दोबारा पढ़िए, मोबाइल डिवाइसेस आर सीन, यानी देखा गया है कि मोबाइल लोगों की ज़रूरत है, टू मोस्ट पीपल विद इन TFS। फर्दरमोर मोबाइल डिवाइसेस आर पर्टिकुलरली परचेज बाय यंग। तो यहाँ पर जो है बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा जो है जो मेन टारगेट है वो कौन लोग हैं? यंग लोग हैं। और वो यंग लोग बाय भी कह रहे हो, आपको मालूम है यंग लोगों का बेसिक काम क्या होता है? टेक्नोलॉजी पे खेलना, नई से नई टेक्नोलॉजी की तरफ चलना। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन अब याद कीजिए टेक्नोलॉजी में पहले ही बहुत माहिर है, राइट? Furthermore, mobile devices are particularly purchased by young who see having the, what is this, latest up-to-date technology. The last point is with respect to technology. तो टेक्नोलॉजी माइट बी द प्लस पॉइंट, क्योंकि बच्चे लोग किस बात पे खेल रहे हैं? टेक्नोलॉजी पे खेल रहे हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने पहले पैराग्राफ में पढ़ी थी कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट में हमारी टेक्नोलॉजी का एक नाम है पूरी दुनिया के अंदर। तो जब हम यहाँ आएंगे तो बच्चे देखिए, देखा है 2 पॉइंट हमारे पास प्लस हो गए जी, सोशल एंड टेक्नोलॉजी। अगर इन 2 को देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को TFS में एंटर होना चाहिए, और अगर इन 4 को देखा जाए तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को इसमें एंटर नहीं होना चाहिए। ये आंसर है बच्चे इसका। तो आइए पूरा पढ़ लेते हैं। लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी एज एन इंपॉर्टेंट स्टेटस सिंबल, डिमांड फॉर सर्विस हैज इंक्रीज नॉट ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन कॉल, मैसेज एंड web browsing but also due to increasing demand which improves services place और network availability। ये है बच्चे आपका फायदा कि जिसकी टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी होगी, जिसकी सर्विस तेज होगी, हर वक्त नेटवर्क काम करेगा, कभी सिग्नल ड्रॉप नहीं होंगे, वो नेटवर्क कामयाब होगा। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस काम में काफी माहिर है। सो bandwidth and speed, consequently the network operator have to continually upgrade। अब ये है बच्चे अगेन टेक्नोलॉजी का डाटा, जहां मैंने आपसे कहा था कि टेक्नोलॉजी इसलिए इस्तेमाल करनी पड़ जाए कि कंपैटिटर करता है। इसका मकसद ये है, इस जुमले से मुराद ये है, एक कंपैटिटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आता है, दूसरे को भी साथ लेकर आनी पड़ती है। ये कहना चाह रहा है, क्योंकि जुमले से मुराद ये है ऑपरेटर हैव टू। तो हैव टू आपको मालूम है इंग्लिश में कंपल्सरी काम के लिए करना पड़ता है। जैसे आप कहते हैं आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे रोजाना स्कूल जाना पड़ता है। आई हैव टू टेक माई क्लास रेगुलरली, तो ये हैव टू से मुराद होती है कि कुछ भी हो जाए मुझे ज़रूर करना पड़ेगा। तो
तो यहाँ पर हर टेक्नोलॉजी को अपडेट करना पड़ता है ड्यू टू एंड कॉन्फ़िगरेशन विच सपोर्ट देयर सर्विस एंड नेटवर्क, चूँकि बच्चे दूसरे कंपैटिटर उसके मुताबिक अपनी सर्विस को, अपनी बैंडविड्थ को, क्वालिटी को, स्पीड को मुसलसल बढ़ा रहे होते हैं। तो ये था बच्चे हमारा सवाल, पेस्टल का सवाल था। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था हमारे पास, और लेंथी होने के साथ साथ काफ़ी चीज़ें हमारे पास मौजूद थी इसके अंदर, काफ़ी पॉइंट हमारे पास मौजूद थे। आप में से कामयाब वही स्टूडेंट होगा जो जितने ज़्यादा वैलिड पॉइंट आसानी से मेंशन कर लेगा और वैलिड पॉइंट आसानी से इस पर टैकल कर लेगा। ऊपर वाला पॉइंट मेरे इस क्वेश्चन के बाद हम अपने दोबारा वापस टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 दोनों आपकी समझ लीजिए कि सबसे बड़ा तावीज़ है आपके एग्ज़ाम का। इसके बगैर आपका एग्ज़ाम बनता ही नहीं है। अगर आप पास पेपर एनालिसिस करके देख लें तो चैप्टर नंबर 7 और 8 में से मेजर पार्ट, आल दो कि हमारे कोर्स के 2 मेजर पार्ट हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि आपका जो MFA है उसमें जो मैनेजरियल पार्ट है वो अब 40% कराया गया है और फाइनेंशियल पार्ट 60% का है। तो मैं अगर इस 40% का 100% ले लूँ तो ये या जहन नशीन रखिएगा कि आपके कोर्स का जो इसके मुताबिक 30% और ओवरऑल कोर्स का 80%, इसके मुताबिक इस 30 में से 10% मैं और यहाँ छोड़ देता हूँ और मैं 30% यहाँ ले आता हूँ, तो समझ लीजिए कि ये आपके चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 से आ जाता है। तो यानी समझ लीजिए कि कोर्स का 30 नंबर का सवाल तो आपका यहीं से शामिल है। इसलिए इसका ख्याल रखिए, ये अप्लाइड टॉपिक है, अप्लाइड के लिहाज से आते हैं। जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये इंटरनल एनालिसिस है। गो के इससे पहले भी आप इंटरनल ही पढ़ रहे थे, लेकिन ये प्योर जिसमें एक्सटर्नल का शायबा भी नहीं है, कोई एक पार्ट भी नहीं है, डॉट भी नहीं है। इससे पहले जब आप पढ़ रहे थे BCG और इससे पहले आप पढ़ रहे थे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसमें फिर भी एक्सटर्नल फैक्टर मौजूद थे। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर का जिक्र कहीं भी नहीं आएगा जो अब आप पढ़ने जा रहे हैं। इसके बच्चे 3 चीज़ें हैं, ज़रा उसका ख्याल रखना है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। ये इंतहाई आसान होता है और ये बात याद रखिए, जो चीज़ जितनी आसान होती है उतनी आसानी से इनसे निकलती है, उतनी आसानी से। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने हाथ में रेत रख लें, रेत पकड़ना कभी मुश्किल नहीं होता, लेकिन रेत को संभालना बहुत मुश्किल होता है। हवा चलती सारी रेत की हाथ से निकल जाती है। आप रेत को जितना मजबूती से पकड़ें, हाथ खोलें, रेत के 2 ज़र्रे रह जाएंगे, बाकी सारी रेत निकल जाएगी। तो याद रखिए, कुछ चीज़ों को मजबूती से नहीं पकड़ना होता, अक्ल से, टेक्निक से उसको लेके चलना होता है। याद रखिए, चैप्टर नंबर 8 के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टेक्निक से पढ़ने वाले हैं, मां सिवाय एक टॉपिक के अलावा, और उस टॉपिक का नाम है सॉर्ट एनालिसिस। ये टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं। कस्टमर नीड, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं आई गेस। चैप्टर नंबर 7 में शुरू में आपने टाइप्स ऑफ कस्टमर पढ़ा था ना, ये वही है। बेंचमार्किंग, ये भी एक छोटा टॉपिक है। वैल्यू चेन, इट्स अ बिग टॉपिक, और इस मर्तबा इसके आने का चांस भी बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर में से। अव्वल तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के आने का चांस है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सॉर्ट एनालिसिस। जब मैंने लेक्चर का आगाज़ किया था इस MFA का, तो मैंने आपसे कहा था कि मेरे ख्याल के मुताबिक इस मर्तबा 2 मॉडल इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मॉडल इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। एक मैंने आपको सॉर्ट एनालिसिस का बताया था, एक आपको मैंने बताया था वैल्यू चेन। ये 2 मॉडल ऐसे हैं चूँकि ये दोनों एग्ज़ाम में नहीं आए हुए हैं, बाकी सारे मॉडल एग्ज़ाम में आ चुके हैं। पेस्टल भी आ गया, पोर्टर 5 फोर्स भी आ गया, BCG भी आ गया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैंने कल आपको सवाल कराया था, उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मार्च 2000 आपके पास 22 में आया हुआ है, वो सितंबर 2022 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 था। उसके अलावा आपके पास ये इस मरतबा रिसेंट एग्ज़ाम में आया है, ये वाला टॉपिक मार्च 2023 के अंदर। बाकी तो वैसे छोटे छोटे टॉपिक हैं ये। तो ये सारे के सारे टॉपिक का आपने एक बड़ा ख्याल रखना है बच्चे कि आपके लिए इस चैप्टर में अंदर जो बड़े मॉडल हैं वो अल्टीमेटली रिसोर्स कॉम्पिटेंस, ये मॉडल सबसे बड़े हैं। बाकी ये और ये छोटे मॉडल हैं, लेकिन छोटे मॉडल के बावजूद ये इस मतलब 6 नंबर का सवाल आया हुआ था एग्ज़ाम के अंदर। तो ये अप्लाइड आया हुआ था और ये सारे सवाल अप्लाइड आ सकते हैं, मां सिवाय इसके अलावा ये अप्लाइड सवाल नॉर्मली एग्जामिनर नहीं बनाएगा। बाकी सारे के सारे सवाल अप्लाइड सवाल बन सकते हैं बड़ी ही बासानी।
तो इसलिए इसका ख्याल रखिएगा, ये वाहिद मॉडल है, वाहिद चैप्टर है, और एक चैप्टर में से एक सवाल लाजमी है चैप्टर 8 में से। इस मरतबा चैप्टर 8 में से ये टॉपिक आ गया, और ये नहीं सोचना कि दोबारा नहीं आएगा, मुमकिन है इस मतलब दोबारा ही दे दे, उसकी मर्जी है भाई, वो अपने काम का मालिक है, वो जिस तरह चाहे आपसे खेल सकता है। आपकी जिम्मेदारी है हर टॉपिक तैयार करके जाना। आइए बच्चे, मैं चैप्टर का ओवरव्यू समझाता हूँ, आपने समझना क्या है, आपने क्या चीज़ लर्न करनी है। अगर ये समझ में आ गया तो इंशाल्लाह किताब में हर चीज़ आपको ऐसे लगेगी जैसे आपने खुद ही लिखी हुई है, और अगर समझ में ना आया तो फिर आप टकरे मारते रहेंगे, ये काम की बात आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। तो बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े हमारा टॉपिक है इंटरनल एनालिसिस। मैंने आपसे कहा था कि इंटरनल एनालिसिस में आपके पास दो चीजें होती हैं, या तो आप स्ट्रेंथ में होते हैं या क्या होती है, वीकनेस। आपने इंटरनल एनालिसिस किया है, गो कि आपको कुछ बातें पता नहीं याद है या नहीं है। इंटरनल एनालिसिस में आपकी एचआर होती है, मैंने बिल्कुल आगाज में इसके बारे में बहुत तफसील से बताया हुआ है। आपकी एचआर है, या तो आपकी एचआर बहुत अच्छी है या आपकी एचआर फारिग है, तो वीकनेस है। एक ही पॉइंट दोनों जगह अप्लाई हो सकता है। आपकी टेक्नोलॉजी, या आपकी टेक्नोलॉजी अप टू डेट है या आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेट है। आपकी कंपनी का फाइनेंस, या तो आपकी कंपनी के पास फाइनेंस बहुत अच्छा है जिसको सरप्लस फाइनेंस कहते हैं, स्ट्रेंथ है, या कंपनी फाइनेंस में फारिग है तो वीकनेस है। आपकी कंपनी के पेटेंट्स या कॉपीराइट्स, कॉपीराइट है तो स्ट्रेंथ है, कॉपीराइट है ही नहीं तो क्या बनेगी, वीकनेस। तो बच्चे ये मैंने चंद लिखे हैं, ये तकरीबन दर्जनों के लिहाज से हैं, ये दर्जनों के लिहाज से हैं। ये मैंने सिर्फ चंद एक लिखे हैं याद करने के लिए कि चलो याद रहेंगे कि एचआर एक बहुत बड़ा काम होता है। कंपनी के प्रोसेस, काम करने का तरीका अगर बहुत यूनिक है तो स्ट्रेंथ है, अगर निकम्मा फारिग है तो क्या है, वीकनेस है। काम करने का तरीका आता ही नहीं कंपनी को। तो याद रखिए ये सारी की सारी चीजें आपकी या तो स्ट्रेंथ है या क्या है बच्चे, वीकनेस। अब बच्चे स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ फाइनेंशियल भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है। इसी तरह वीकनेस भी मैंने जानबूझ के यहां नॉन फाइनेंशियल साथ लिखा है क्योंकि फिर मैं दोनों को मिला के उनका डाटा लिख दूंगा साथ, क्योंकि मेरे कोर्स में तो नॉन फाइनेंशियल आना है, मेरे कोर्स में तो फाइनेंशियल आना ही नहीं है। तो ये बच्चे याद रखिए इन दोनों को, क्योंकि हमें मालूम है कि एक ही चीज अच्छी होगी तो स्ट्रेंथ है, एक ही चीज बुरी होगी तो क्या बन जाएगी, वीकनेस। इसलिए एक ही चीज पड़ी जाती है। यहां बच्चे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 3 मॉडल हैं। अब जो काम की बात आपको याद करनी है, कितने मॉडल है, 3 मॉडल। मेरे 2 मॉडल तो 2 थ्योरीज के लिखे हुए हैं। 2 मॉडल किसके लिखे हुए हैं, थ्योरिस्ट के लिखे हुए हैं। मैं लिख रहा हूं बाकायदा तौर पर, बाय एंड बाय, JS&W। ये पूरी दुनिया में मशहूर नाम है। जितने भी इंटरनल एनालिसिस की जो सबसे सुपर थ्योरीज हैं वो JSW ने लिखी हुई हैं। JS&W, आपको इसके पूरे नाम को याद करने की जरूरत नहीं है। इसका असल नाम है जॉन स्कूल एंड वटिंगटन। ये कभी एग्जाम में कभी नहीं इस तरह लिखा हुआ आता, जब भी लिखा हुआ आएगा JS&W आएगा। दूसरा VIGO, सॉरी R, मैंने वीगो लिख दिया जी, VIRO, ये मॉडल का नाम है। ये थ्योरिस्ट है, ये मॉडल है, और एक है बच्चे जनरल थ्योरी। एक क्या है बच्चे, जनरल थ्योरी। जरा सब लोग इस वक्त जो भी व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान सुन लें। बाद में
चाहे आप 100 दफ़ा ये बात सुन लेंगे मुझसे, लेकिन ये बात समझ नहीं आएगी जो इस वक्त समझ में आ जाएगी। एग्ज़ाम के 2 सवाल हैं, एग्ज़ाम के 2 सवाल हैं। या तो बच्चे एग्जामिनर स्पेसिफाई कर देगा आपको, नहीं मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ नहीं कि एग्जामिनर आपको स्पेसिफाई करेगा कि जे स्कूल का मॉडल लिखें, तो फिर आपके पास अयाशी नहीं है, अब आपको JSNW ही लिखना पड़ेगा। या वो आपसे कहेगा जी एक्सप्लेन यूजिंग वीरो, तो आपको VIRO के जरिए ही एक्सप्लेन करना है। लेकिन जब वो आपसे कहता है ना परफॉर्म इंटरनल एनालिसिस, आपकी मर्जी है, चाहे JSNW लिख दे, चाहे VIRO लिख दे, चाहे जनरल थ्योरी लिख दे, ये आपकी मर्जी है, यशी है आपके लिए। याद रहेगी मेरी बात जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन मुझे इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो स्पेसिफाई नहीं करेगा, लेकिन आपको तैयारी करके जाना है इस काम के लिए। या वो स्पेसिफाई करेगा या नॉट स्पेसिफाई। अगर नॉट स्पेसिफाई करता है, आपसे सिर्फ इतना कहता है इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करें, तो आपने इंटरनल एनालिसिस में अपनी मर्जी से आपने क्या कहना है बच्चे, आई एम गोइंग टू परफॉर्म इंटरनल एनालिसिस यूजिंग JSNW। ये बात नोट डाउन कर लें भाई, ये लिखनी है, नहीं लिखेंगे नंबर कम मिलेंगे, ये बात नोट डाउन कर लें, किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ। आप क्या करेंगे जब आंसर देने जाएंगे, एग्जामिनर ने आपसे कहा कि परफॉर्म इंटरनल एनालिसिस ऑफ 210, अभी 210 का सवाल आपने सॉल्व किया ना, मैंने उसी का आपसे इंटरनल एनालिसिस की बात कर ली। एग्जाम में सवाल आया परफॉर्म इंटरनल एनालिसिस ऑफ 210, एग्जामिनर ने ये बात कह के छोड़ दी। आपने वहां क्या कहना है बच्चे, आपने वहां कहना है कि द परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मेजर्ड through different theories and models. I am going to use JSNW या I am going to use VIRO। ये बात समझ रहे हो सब लोग मेरी बात? अगर ये काम आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आपने जनरल थ्योरी लिख दी तो सबसे पहले आपसे कहेगा मुझे क्या पता आप कौन सी थ्योरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह उसके पास राइट है कि वो आपके नंबर काटे। बिलफर्ज बच्चे आपको JSNW नहीं लिखना, आपको VIRO भी नहीं लिखना, तो फिर आपके पास एक तरीकाकार है। जैसे मैंने पहले कहा कि टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूज या कैन बी परफॉर्म थ्रू वेरियस मॉडल्स लाइक JSNW, VIRO एंड जनरल थ्योरी। आई एम यूजिंग जनरल थ्योरी। बस इतनी सी बात। जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे उस वक्त तक आप नहीं काम। आइए मैं उनके मॉडल का नाम भी लिख दूं, सुन लें। इसके मॉडल का नाम है कैपेबिलिटी एनालिसिस। अब आप क्या कह रहे होंगे, आई एम यूजिंग कैपेबिलिटी एनालिसिस बाय JSNW, यूं करके अब आप पूरा लिखेंगे। VIRO उसका नाम ही, मॉडल का नाम भी यही है जी। इसके थ्योरीज का नाम किसी को नहीं पता, और इसका नाम है रिसोर्स एनालिसिस। इसका दूसरा नाम है रिसोर्स ऑडिट। इसका तीसरा नाम है रिसोर्स इवैल्यूएशन। इसके 3 नाम बचे इस जनरल थ्योरी के। इसको 3 नामों से पुकारा जाता है, रिसोर्स एनालिसिस, रिसोर्स ऑडिट या रिसोर्स इवैल्यूएशन। लेकिन बच्चे असल में जहां तक मेरी मालूमात है इसको कैपेबिलिटी एनालिसिस भी कह सकते हैं, इसको कैपेबिलिटी ऑडिट भी कह सकते हैं, इसको कैपेबिलिटी इवैल्यूएशन भी कह सकते हैं। तो अब आपको एक काम की बात बता रहा हूं, उसके बाद एक दोबारा क्विक रिव्यू दूंगा, और वो क्विक रिव्यू ये कह रहा है कि असल में इंटरनल एनालिसिस किस चीज का एनालिसिस है, कैपेबिलिटी एनालिसिस। अब सब लोग ध्यान सुने, मैं ऊपर से लेकर नीचे तक दोबारा चलूंगा। चैप्टर नंबर 8
इंटरनल एनालिसिस चैप्टर का नाम है, लेकिन हकीकत में ये क्या है? कैपेबिलिटी एनालिसिस। कैपेबिलिटी माइट बी योर स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी माइट बी योर वीकनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैपेबिलिटी कैन बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, मीन्स the strength can be financial and weakness can be financial, and strength can be non-financial and weakness can be non-financial as well. There are two different way. Normal routine way, एग्जाम के अंदर कुछ स्पेसिफाई मॉडल के थ्रू आपसे पूछा जाएगा कैपेबिलिटी को एनालाइज कीजिए, या नॉन स्पेसिफाई करेगा। अगर वो स्पेसिफाई करता है तो फिर तो आपके पास कोई गुंजाइश ही नहीं है, फिर तो आपको उसी को फॉलो करना है। मिसाल के तौर बच्चे एग्जामिनर कह रहा है परफॉर्म कैपेबिलिटी एनालिसिस, परफॉर्म रिसोर्स एनालिसिस, तो ये उसने स्पेसिफाई नहीं कर दिया, जो कि ये भी तो कैपेबिलिटी एनालिसिस ही है, ये उसने स्पेसिफाई नहीं किया। आप वही जुमला लिखेंगे दोबारा कि देयर आर डिफरेंट वेज टू एनालाइज द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई एम यूजिंग दिस मॉडल बाय फलाना फलाना फलाना। बस फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग कैपेबिलिटी एनालिसिस बाय JSNW, आई एम यूजिंग कैपेबिलिटी एनालिसिस बाय VIRO। बस ये बात आप याद कर लें। ये कहने को तो 2 लफ्ज हैं, लेकिन मेरा दावा है कि अगर एग्जाम में 6 नंबर है तो पूरा 1 नंबर सर इस लाइन के लिखने का है। उसकी रीजन ये है कि कैपेबिलिटी एनालिसिस के तकरीबन दुनिया में 102 मॉडल हैं, 102 मॉडल, और एग्जामिनर को बिल्कुल ये याद नहीं होता या नहीं पता होता, इसलिए कि ICAP एक अलग इदारा है, और मैंने आपको बताया था कि एग्जाम पेपर बनाने वाला बंदा अलग होता है, वो ICAP का पार्ट नहीं होता। तो जब वो ICAP का पार्ट नहीं है, उसने पढ़ी हुई है 70 किताबें, उसके ज़हन में कैपेबिलिटी की हज़ारों टेक्निक्स मौजूद हैं, आपने पढ़ी है 1 किताब, तो आप फंस जाएंगे वहाँ पर। इसलिए आपने पूरी कोशिश करनी है कि वहाँ जब आप किसी मॉडल का नाम बता देंगे तो चूंकि उसने सारे पढ़े होते हैं, जिसने पेपर चेक करना होता है, वो उसी वक्त ही समझ आता है कि इस स्टूडेंट ने ये वाली बात लिखी हुई है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ बात समझ नहीं बची आपको? तो ये आपने इसका ख्याल रखना है। जितना आप इस बात का ख्याल रखेंगे उतने आपके मार्क्स स्टॉक होंगे। हालांकि आपने डाटा 100% परफेक्ट लिखा होगा, लेकिन इसके बावजूद आप मुश्किलात में पड़ सकते हैं। बी केयरफुल अबाउट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to start from the big area of your exam, and that is what? That is JSNW का capability analysis. All of you, आइए अल्लाह का नाम लेकर capability analysis का काम शुरू करते हैं बच्चे। ये बाकी चीज़ें छोटी छोटी हैं, किताब में शायद शुरू में ही लिखी हुई हैं, लेकिन मैं इसको आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब तक आपको कैपेबिलिटी नहीं पता लगेगी वैल्यू चेन लिखेंगे कैसे आप तो वैल्यू चेन के बारे में जानते ही नहीं है जब तक आपको कंपनी की कैपेबिलिटी के बारे में आल दो के। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मॉडल। तो वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल मैंने दोनों लगा रख दिए हैं, वैल्यू चेन एंड सॉर्ट एनालिसिस। ये सबसे आखिर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहले ये छोटे छोटे सारे काम कर लेंगे और एक मरतबा इनको सम अप करके हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि अगले वीक के अंदर हम किसी तरीके से ये अपना एरिया कंप्लीट करके बैठ दें। उसके बाद मुझे तसल्ली हो जाएगी मेरा 30% कोर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम ठुक ठुक लगा के पढ़ते रहेंगे। चैप्टर 9 पढ़ लेंगे, चैप्टर 13 पढ़ लेंगे, चैप्टर पर 1 2 3 4 की बारी आ जाएगी इंशाल्लाह। वो तो वैसे ही रट्टा है जी। शॉर्ट एनालिसिस चैप्टर में मैंने कल बताया था कि शॉर्ट का SW पिछले में है, OT पिछले डब्ल्यू में, SW यहाँ पर है, तो इसलिए वो फिर यहाँ पर उसको मैनेज करवाएगा आपको। और ऐसा भी मुमकिन है कि वो शॉर्ट का पूरा शॉर्ट ना दे आपसे, कहे जी सिर्फ SW निकाल दें, तो SW का मतलब है कि आप कैपेबिलिटी ही परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन मॉडल का नाम शॉर्ट ही लिखना पड़ेगा। तो इसका मकसद हुआ कि शॉर्ट पढ़ने से साथ साथ अगर आपने कैपेबिलिटी एनालिसिस पढ़ा हुआ है तो शॉर्ट का आधा पार्ट पढ़ लिया आपने, SW पढ़ लिया आपने। ले बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचीविंग स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। बड़े स्ट्रेटेजिक आप जानते हैं टॉप लेवल को कहते हैं, टॉप मैनेजमेंट को कहते हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। स्ट्रेटजी मैंने कहा था कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लान को, और स्ट्रेटेजिक कहते हैं टॉप मैनेजमेंट को। तो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी से क्या मुराद है कि आपकी टॉप मैनेजमेंट अपनी कैपेबिलिटी को किस तरह से बढ़ा सकती है। अब आपको पक्का पक्का याद होना चाहिए कैपेबिलिटी से मुराद है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कैपेबिलिटी से क्या मुराद है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो बच्चे वो कहता है कि सबसे पहले स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी होती है, उसके बाद फिर उस स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी के मुताबिक आप देखते हैं कि आप इससे क्या फायदे हासिल कर सकते हैं, और फिर द एंटिटी डिलीवरी मैकेनिज्म, उसको आपने अप्लाई कैसे करना है, और फिर आपकी कौन सी कोर कॉम्पिटेंसी इसको अप्लाई करने में इस्तेमाल होगी, और फिर आपके
पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या क्या हैं। ये बच्चे फिनोमेना है, ये कोई एग्जाम का पार्ट नहीं है, इसको परेशान ना हो आप इसके बारे में। ये एक थीम है। दोबारा सुने मैंने क्या कहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी अचीव करना चाहती है। ये आपकी कंपनी का टॉप है, ये ऊपर से नहीं चला करता। मैं आपको इसको बता देता हूं। नहीं, इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है वो नीचे से जाएगी। ये बॉटम अप अप्रोच पे चलता है। ये सिर्फ समझने का फिनोमिना है, इसको ऐसे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है इसको। ये यहां से शुरू होगा। नहीं, व्हाट रिसोर्सेज द ऑर्गेनाइजेशन हैव, ये यहां से ये बात हमने शुरू की। मैंने कहा जी कंपनी के पास पैसे भी हैं, कंपनी के पास टेक्नोलॉजी भी है, कंपनी के पास रिसोर्सेज भी हैं, कंपनी के पास फाइनेंस भी है, कंपनी के पास अच्छे प्रोसेस भी हैं, कंपनी के पेटेंट्स भी हैं, कंपनी के कॉपीराइट्स भी हैं। ओके, इनमें से कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसीज क्या क्या हैं आपके पास। याद कीजिए, मैंने कोर कॉम्पिटेंसी पढ़ाई हुई है आपको। मैंने आपसे कहा था कंपनी की एचआर होती है, लेकिन हर ही एचआर कोर नहीं होती। उसमें से वो लोग जिनकी बुनियाद पर कारोबार चल रहा होता है वो कोर कॉम्पिटेंसी होती है। इस राइज इदारे में बेशुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर कॉम्पिटेंस नहीं होंगे। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पढ़ाते हैं वो राइज के कोर कॉम्पिटेंस होंगे। बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई उनमें प्रिंसिपल साहब हैं, कोई एडमिन का काम कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाने वाला कोर कॉम्पिटेंसी में आएगा। टीचर का नाम आएगा, यहाँ सीए का नाम नहीं आएगा। लेकिन अगर यही चार्टर्ड फर्म होगी तो वहाँ पर टीचर का नाम नहीं आएगा, वहाँ कोर कॉम्पिटेंसी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। अगर यही हॉस्पिटल होगा तो कोर कॉम्पिटेंसी डॉक्टर होंगे। यही कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी तो कोर कॉम्पिटेंसी इंजीनियर होंगे। इज इट राइट? कोई बात समझ में आ रही है बच्चे आपको? तो रिसोर्सेज बेशुमार होते हैं, रिसोर्सेज में से कोर कॉम्पिटेंसी हमेशा यूनिक होती, थोड़ी सी होती है। उस यूनिक रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का क्या तरीका है? यह है आपकी इंप्लीमेंटेशन का मेथड। इज इट राइट? और इसको इंप्लीमेंट करने के बाद आपको कंपैटिटिव एज क्या मिलेगा? मैंने बताया था बच्चे कंपैटिटिव एज क्या होता है। आपकी वो सर्विसेज, आपके वो बिजनेस की टेक्निक जो आपके कंपैटिटर से बेटर होती हैं। बेटर देन योर कंपैटिटर। तो उसे कंपैटिटिव एडवांटेज कहते हैं। चाहे वो आपकी प्राइस हो, चाहे वो आपकी क्वालिटी हो, चाहे वो आपकी सर्विस हो, चाहे वो आपका मटेरियल हो, चाहे वो आपका ब्रांड हो, चाहे वो आपका डिजाइन हो, जिसमें आप अपने कंपैटिटर से ऊपर आगे, समझ लीजिए वो आपका कंपैटिटिव एज है। और इस कंपैटिटिव एज से आप अपनी क्या कैपेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं, ये है बच्चे के लिए इसका पूरा का पूरा फिनोमिना। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा फिनोमिना समझाने की कोशिश की है कि ये किस मेथडोलॉजी को लेके चल रहा है और क्या चीज हमारे सामने एक्सप्रेस करना चाह रहा है। फाइन। जी बच्चे, द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। अभी हमने स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का मॉडल देखा है। द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ एंटिटी। बच्चे मैंने बता चुका हूं, एंटिटी से मुराद ऑर्गेनाइजेशन होती है। एंटिटी ऑफ टू परफॉर्म and flourish by achieving strategic objective. It can also be described as the ability of an organization to use its core competency to create competitive advantage. अगर आप देखें तो अभी जो मैंने मॉडल पढ़ाया है ये उसी मॉडल की अक्कासी कर रहा है कि आप अपनी कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए अपनी कौन सी कोर कॉम्पिटेंसी इस्तेमाल करते हैं। एंड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी रिफ्लेक्ट the ability of an entity to use and exploit resource available to। और ये भी बताती है कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है। ये हायरार्की के 3 पॉइंट ऐसे ही लिखे हुए थे। पहले ये वाला पॉइंट था, फिर ये वाला पॉइंट था, फिर ये वाला पॉइंट था। तो ये अल्टीमेटली आपके पास स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को एक्सप्लेन करने का तरीका है। अगर आपसे ये कहा जाए कि एक्सप्लेन व्हाट इज स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, तो यूजिंग दीज वर्ड यू कैन एक्सप्लेन स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी होती क्या है। लेकिन अगर आपने रट्टा नहीं लगाया हुआ
तो मैं आपकी जगह होता तो मैं लिखता कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी मीन द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच माइट बी स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और फिर आगे मैं एग्जांपल देता HR की, आगे मैं एग्जांपल देता क्या नाम कहते हैं टेक्नोलॉजी की, प्रोसेस की। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को अपने लफ्ज़ों से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नाउ कैपेबिलिटी एनालिसिस एंड रिसोर्स ऑडिट। बड़े कैपेबिलिटी, ये जो मॉडल मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये मॉडल है आपका JS&W का। हमारा आज का टॉपिक JS&W का मॉडल ही होगा। जी, हमारा आज का टॉपिक JS&W ही है और JS&W के मुताबिक जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी होती है वो किसी खास अंदाज से ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट की जाती है। मेरे ज़रा मेरी बात आप सुनेंगे ध्यान से, फिर मैं आपको लिखी हुई चीज़ भी दे दूंगा। ये आपके पास लिखी हुई चीज़ भी आपके सामने अभी शो होने वाली है। भाई JS&W थ्योरिस्ट है, ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। क्या कह रहा है बच्चे वो? ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल ऑफ यू, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एज पर द JS&W। ये बात अभी लिखी भी मिलेगी इंशाल्लाह आपको, पहले आप सुन लें, समझ लें। शायद मेरी बात सुनने के बाद आप अपने लफ्जों में लिखने की सलाहियत पैदा कर लें, वरना लिखा हो तभी मैं आपको बता दूंगा। जी, आपने एग्जाम में आगाज किया कहां से? एग्जाम ने सवाल दिया आपको परफॉर्म कैपेबिलिटी एनालिसिस। आपने पहला पैराग्राफ लिख दिया हुआ है कि द कैपेबिलिटी कैन बी मेजर्ड थ्रू डिफरेंट मॉडल्स। आई एम गोइंग टू यूज रिसोर्स या कैपेबिलिटी एनालिसिस बाय JS&W। ये आपने पहला पैराग्राफ लिख दिया हुआ है। ये आपका नया पैराग्राफ शुरू हुआ। उस नए पैराग्राफ में आपने लिखा एज पर JS&W कैपेबिलिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन सेगमेंट्स, द रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसी। अब सुनिए अगला पार्ट, इसी पैराग्राफ में अगली बात लिखनी है आपने। ये पहली बात लिखी है आपने कि कैपेबिलिटी को JS&W ने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। ऑल ऑफ यू, द फर्स्ट पार्ट रिसोर्सेज, वो कहता है इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज सफिशिएंट रिसोर्सेज बट लेस कॉम्पिटेंसी। पहला पॉइंट, कंपनी के पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है, गाड़ियां भी हैं, ट्रांसपोर्ट भी है, बिल्डिंग भी है, सब कुछ है, बट क्या है? लेस कॉम्पिटेंसी। लेस कॉम्पिटेंसी, एवरी रिसोर्सेज कैन बी मिसलेड। मिसलेड क्या होता है? गलत इस्तेमाल। आपका रिसोर्स ज़ाया हो सकता है। बच्चे, आप एक बच्चे के हाथ में पिस्तौल दे दें, वो क्या करेगा? उसे तो नहीं मालूम ना कि इसको क्या करना है, उसको तो नहीं पता, बस ठा करके चलाना है। वो अपना शौक पूरा करेगा, लेकिन किसको लगती है, किसको नुकसान होता है? बिकॉज ही डोंट नो हाउ टू यूज एंड वेयर टू यूज इट। ऐसे है ना बच्चे। लेकिन पार्ट नंबर 3, इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज लेस रिसोर्सेज बट हाई कॉम्पिटेंसी, दैट हाई कॉम्पिटेंसी कैन बी यूटिलाइज मिनिमम रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम आउटपुट। कोई बात समझ आई बच्चे? अगर ये आपने एक मर्तबा अंदाज से बता दिया, मैं गारंटी से कहता हूं अदब से खड़ा हो जाएगा आपका एग्जामिनर, इसलिए कि आपने कोई बात छोड़ी नहीं है। वो कहां से नंबर काट सकता है आपके? आपने 3 बातें बताई हैं उसको, हालांकि JS&W ने ये बात कम से कम 4 से 5 पेजेस पे जाके लिखी हुई है। आपने एक समरी में उसको वो बात बयान कर दी है। और चूंकि ये एग्जाम के सवाल आता भी इसी अंदाज से है, तो मैंने 3 बातें बताई हैं, फिर दोबारा सुन लीजिए, यहाँ लिखी हुई आ रही है आपके पास सामने स्क्रीन के ऊपर। नंबर 1, as per the JS&W capability can be divided into 2 main segments, the resources and the competency. Number 1, if the organization has surplus resources and has less competency, then resources can be wasted or misled. ज़ाया भी हो सकते हैं, गलत इस्तेमाल भी हो सकते हैं। लेकिन if the organization has less resources but हैविंग हाई कॉम्पिटेंसी, तो फिर ये हाई कॉम्पिटेंसी कम से कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है। क्योंकि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं जनाब? पक्की बात है नहीं। अगर ये आपको याद है तो समझ लीजिए आपने कैपेबिलिटी में पहला धमाका कर दिया है एग्जामिनर के सामने, कि एग्जामिनर को ये बात पता लग गई है। ये एक बात मैं आपको बता दूँ, ये मॉडल एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो लॉजिकल नहीं है, मैं उसे मशवरा दूंगा कि वो जनरल थ्योरी एक्सप्लेन करे, क्योंकि जनरल थ्योरी रट्टा है। वो खटाखट आप 6-7 लाने याद करेंगे
और यूँ करके मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अपनी अगली क्लास में वही पढ़ाऊंगा, लेकिन आज चूँकि आपके पास टाइम है, आगे 3 दिन आपके पास मौजूद है, अगले 4 दिन के बाद मेरी क्लास होनी है, तो कम से कम आप इसको बैठ के थोड़ा सा थॉरली व्यू कर सकेंगे, थोड़ा सा मैनेज कर सकेंगे जी। आगे चलो जी, अब इसकी एक्सप्लेनेशन चलते हैं। सबसे पहले रिसोर्सेज की तरफ चलते हैं, क्योंकि उसने कहा 2 चीज़ें हैं, रिसोर्सेज और कॉम्पिटेंसी। सबसे पहले रिसोर्स एनालिसिस। नंबर 1, द रिसोर्सेज माइट बी थ्रेशोल्ड और रिसोर्सेज माइट बी यूनिक। मतलब ये तो काफ़ी मोटा है, अगर ये ऊपर कर दूँ ये तो मसला हल हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा वाइड है जी, छोटा छोटा नहीं लिखा हुआ है। वो समझना मुझे लिखना है, अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, वरना मैं लैपटॉप के ऊपर दिया करता हूँ जी। इंशाल्लाह मैं नीचे करके ही लिखूंगा जी। वो मेरे लाइन याद है जी, वो देखें, वो लाइन मैंने लगा के सिर्फ इसलिए ही रखी हुई है। बस ये है कि ज़रा ऑनलाइन स्टूडेंट को नज़र आना चाहिए बस। मेरे क्या कह रहा है, अब आपने क्या किया, 2 पैराग्राफ लिख लिए हुए हैं। पहला पैराग्राफ कैसे लिखा जी, ज़रा इधर ध्यान करें सब लोग। पहले पैराग्राफ में तो आपने ये लिखा था कि कैपेबिलिटी मेजर की जा सकती है बहुत सारे तरीकों से। आई एम यूजिंग व्हाट, JS एंड W, ये पहला पैराग्राफ लिखा। दूसरे पैराग्राफ में आपने आगाज कहां से लिया था, एज पर JS एंड W कैपेबिलिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन सेगमेंट इफ द रिसोर्सेज आर सफिशिएंट, फलाना फलाना फलाना। ये दूसरा पैराग्राफ में लिख दिया हुआ है ना, इसकी कोई हेडिंग दी है ना इसकी कोई हेडिंग दी है। यहां आप दे सकते हैं हेडिंग, व्हाट इज दिस, कैपेबिलिटी एनालिसिस। पूरा लिखना है, मैंने अपनी जल्दी से लिख दिया AN, आपने पूरा एनालिसिस लिखना है। अब यहाँ आप एक नई हेडिंग दे रहे होंगे, प्लीज़ ये ना वहाँ आपके सामने लाल मार्कर से लिखना है, मैंने भी लाल मार्कर से लिखना है, मैं सिर्फ डाटा अपने मार्कर से लिख रहा हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे मालूम है आप लोग इंतहा ही ताबेदार हैं उस्ताद के, कि उस्ताद ने जो कुछ किया, अगर मैंने यहाँ खारिज भी किया तो आपने वहाँ खारिज करनी की, सर ने ये लिखते हुए वहाँ खारिज की थी सर के अंदर। यहाँ आपने हेडिंग क्या दी है जी, रिसोर्सेस। अब जो कुछ मैं यहां पढ़ा रहा हूं, या आपने रिसोर्सेज की हेडिंग में सारा लिख देना है। उसके बाद फिर अगली हेडिंग मैंने क्या देनी है, कॉम्पिटेंसी। ये इस तरह आपका आंसर होना चाहिए। एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ। अगर आप चाहें, और इधर देखो अल्लाह के वलियों, अगर आप चाहें कि रिसोर्सेज को मजीद आगे छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना है, तो वहां पर फिर कोशिश कर लीजिएगा। रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल आपका 1 है ना, तो फिर आप वहां पर 1.1, 1.2, 1.3 यूं करके पॉइंट लिख लीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आप रिसोर्सेज के बारे में तफसील दे रहे हैं। ये ना आप वहाँ हेडिंगें बनाते रहे और हेडिंगें बना के उसको ये समझ ही ना आए एग्जामिनर को कि आपने किया क्या है। ये इसका बात का बड़ा ख्याल रखना है आपने, आपकी बड़ी मेहरबानी है। क्योंकि रिसोर्सेज में कम अज़ कम मेरा ख्याल है 4 सब पॉइंट हैं, कम अज़ कम 4 सब पॉइंट हैं। अभी देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं। नंबर 1 जी बच्चे, रिसोर्सेज को कैसे एक्सप्लेन करना है, रिसोर्सेज माइट बी यूनिक और माइट बी थ्रेशोल्ड, ये ऐसे ही लिखना है। लेकिन ब्रैकेट में जब आप यूनिक लिख रहे होंगे तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, आप बताएंगे कि यूनिक रिसोर्सेज से मुराद होती है जो आपके या तो सरप्लस होते हैं एज कंपेयर टू कंपेटिटर, या क्या होते हैं यूनिक रिसोर्सेज। और सॉरी यूनिक तो लिखा हुआ है, डिफरेंट, यूनिक तो पहले लिखा हुआ है। डिफरेंट किसका मुकाबले में, एज कंपेयर टू राइवल्स, एज कंपेयर टू राइवल्स। यानी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास आपके कंपेटिटर के मुकाबले में ज्यादा रिसोर्स हैं या उससे डिफरेंट हैं, आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में भी पढ़ लिया था कि अगर आप सेम प्रोडक्ट भी लेकर आए और डिफरेंट लेकर आए तो प्राइस ज्यादा कर सकते हैं, है ना बच्चे कमाल आपके पास। और इसी तरह आपने और भी बेशुमार जगह देखा था कि अगर आपकी प्रोडक्ट दूसरों से कंपेटिटर से डिफरेंट है तो आप सब्सिट्यूट प्रोडक्ट लेकर आ सकते हैं। तो देयर आर सो मैनी वेज जिसके जरिए आप कंपटीशन के अंदर, आपको अगर इको कार का सवाल याद है तो इको कार के सवाल में आपकी टेक्नोलॉजी तो डिफरेंट थी सबसे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट आपकी सेल हो रही थी, $2000 एक्सपेंसिव प्रोडक्ट थी, लेकिन उसके बावजूद प्रोडक्ट बिक रही थी। तो इसलिए ये बातें सब याद रखिए, पिछली बातों को भूलना नहीं है। वो बातें इसलिए पढ़ा दी गई हैं ताकि आगे रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकें। गो के एग्जाम में आप ये रेफरेंस नहीं दे सकते, लेकिन अपने आप को समझाने के लिए रेफरेंसेस की ज़रूरत है।
सो यूनिक से मुराद ये है, और बच्चे थ्रेशोल्ड से मुराद है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मेरे लिमिटेड के लिए अब मैनेजमेंट में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, स्केर्स रिसोर्सेज। क्या लफ्ज़ होता है जी? स्केर्स। स्केर्स होता है बस आपके पास इतने ही वसाइल हैं जिससे आप सिर्फ अपनी कंपनी को सिर्फ चला सकते हैं, मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकते किसी के। बस कंपनी को चलाने के लिए वसाइल हैं आपके पास। इसे क्या कहते हैं? स्केर्स रिसोर्सेज। कुछ लोग इसको स्कार्स पढ़ते हैं, जो आप पढ़ें जो मर्जी, लेकिन स्पेलिंग याद रखिएगा। स्केर्स के स्पेलिंग आपने स्केर्स में लिखने हैं, उसी के मुताबिक आपने उसके मुताबिक उसकी वर्किंग लिखनी है जी। फाइन जी। तो थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज से क्या मुराद है? द ऑर्गेनाइजेशन है। तो मुझे आपने ये वहां एक्सप्लेन नहीं करना, आप जुमला क्या लिख रहे होंगे? द रिसोर्सेज माइट बी थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड के सामने ब्रैकेट लिख के क्या करना है? लिमिटेड। और माइट बी यूनिक, और यूनिक के बाद ब्रैकेट में लिख के ये बात लिख देनी है, बस दैट्स ऑल। एग्जामिनर को खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। ऑल ऑफ यू। अब बच्चे चाहे यूनिक हो चाहे थ्रेशोल्ड हो तो सेम है, लेकिन फर्क क्या कि वहां वो मौजूद होंगे, यहां मौजूद नहीं होंगे। इसलिए मैं एक टेबल बनाऊंगा। एग्जाम में आप देख लीजिएगा कि वहां अगर यूनिक रिसोर्सेज नहीं है तो फिर आप ये वाला टेबल उसके नीचे बना सकते हैं। लेकिन टेबल बनाना कमाल नहीं है, एक्सप्लेन करना इस फॉर्म में कमाल है जी। बच्चे यूनिक रिसोर्सेज माइट बी व्हाट? टेंजिबल और, तो याद रखिएगा ये थ्रेशोल्ड भी टेंजिबल और इनटेंजिबल हो सकते हैं, ये भी टेंजिबल और इनटेंजिबल हो सकते हैं। लेकिन मैंने नहीं बनाया इसलिए कि मैं एक वक्त में एक चीज लिखूंगा, इसके उल्टा कर देंगे बस, तो हमें बात समझ में आ रही है कि वो एज पर एग्जाम, अगर तो उसने केस स्टडी दी हुई है तो फिर आप केस स्टडी के मुताबिक देख लेंगे। अगर केस स्टडी नहीं दी हुई तो फिर, और ऑलमोस्ट ये केस स्टडी बेस्ड सवाल नहीं आता ये जी। बच्चे टेंजिबल रिसोर्सेज आप क्या है बच्चे? कंपनी के कॉपीराइट्स, सॉरी इनटेंजिबल, पेटेंट्स, गुडविल, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट। आपको मालूम है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बड़ा होता है। और फिर ब्रांड लॉयल्टी, रिलेशनशिप विद सप्लायर। आपका सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो तो सप्लायर बार्गेनिंग पावर खुद बहुत कम हो जाती है। आसान है बच्चे, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अब आप देखिएगा एग्जाम में वहाँ क्या क्या लिखा हुआ उसके मुताबिक आप लिखेंगे। अब बच्चे प्लीज़, अगर मैं इसको वहाँ लेके जाना चाहूँ तो क्या होगा? कंपनी के कॉपीराइट्स नहीं होंगे, कंपनी के पेटेंट्स नहीं। कहाँ की बात कर रहा हूँ? यहाँ की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसको थ्रेशोल्ड में लिखूंगा तो, या कंपनी के पेटेंट्स खत्म होने वाले हैं, खत्म हो चुके हैं, गुडविल नहीं है कंपनी की, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कंपनी के पास, कंपनी की ब्रांड लॉयल्टी नहीं है, तो वो वहां जब भी जा सकता है। तो इसलिए यहां प्लस पॉइंट है, वहां ये नेगेटिव पॉइंट है। अगर सादा लफ्जों में बात बताना चाहूं तो ये क्या है? कोई बात समझ ना? ये वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ है आपकी। तो जिस चीज का सवाल आया वही लिख दीजिएगा, कंटेंट वही रहने हैं, यहां कहना है वहां कहना है नहीं है या वीक है। Whereas the unique resources, the tangible resources are three types: physical resources, HR resources। मेरे अब देखिए, आप HR यहां आया है लेकिन ये कॉम्पिटेंसी नहीं है। HR से मुराद है बंदे हैं, कॉम्पिटेंसी से मुराद है उन्हें काम कितना आता है। फाइन जी। वो कैन सी द फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैन बी कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कहाँ कहाँ से आपको उधार मिल सकता है, आपके शेयर बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते। बट सम टाइम क्या होता है, कंपनी होती है, आप जानते हैं कंपनी होने का मकसद ये नहीं कि आपके शेयर भी बेच सकते हैं। इसलिए कि अगर आपने पहले शेयर इतने ज़्यादा आपने ऑफर किए हुए हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर शेयर आपके पास होगा। फाइन। और दूसरा बच्चे आपके पास क्या है? टेंजिबल के अंदर आपके पास HR, डॉक्टर, इंजीनियर। आप ये नहीं कहेंगे सारे आपके पास है, जो जो आपकी कंपनी की जरूरत है उसके मुताबिक। मैंने तो चूंकि सारे लिखने हैं ना, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मुझे क्या मालूम एग्जाम में हॉस्पिटल का सवाल आएगा कि कंस्ट्रक्शन कंपनी का सवाल आएगा कि लॉयर का सवाल आएगा, तो मैंने तो सारे लिख दिए हैं। लेकिन प्लीज़ ये बात आपने यहाँ लिखते वक्त बतानी है कि ऑल्दो द कंपनी मे हैव all sufficient resources but it's not necessary कि there is a competency। competency का डाटा competency में जाके लिखना है। and the last one, physical resources, land, building, inventory, technology, transport, equipment। तो आप देखिए बच्चे कोई चीज़ छोड़ी नहीं है उसने, लेकिन उसने ज़रा उलझन में डाल दिया। यही काम आप जब जनरल मॉडल पढ़ रहे होंगे वहाँ वो सारा कुछ इकट्ठा कर देगा। तो ये बेसिकली एक मॉडल को एक्सप्लेन करने का तरीका उसने बड़ा खूबसूरत अंदाज से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप चाहें तो एग्ज़ाम में ये 1.1 कर सकते हैं, इसको 1.2 कर सकते हैं और इसको 1.3 कर सकते हैं। ये इस तरह से भी आप मेंशन करके लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें तो सारा कुछ एक ही पैराग्राफ में लिख दें, बट ये पिक्चर लेके मुझे भी सेंड करनी है ये वाली, ये मैंने अभी आज उस पर नेट उस पर लगानी है
ज़रा ध्यान से प्रॉपर ज़रा साफ करके उतारिएगा। ये चाहे ना भी आए, यहाँ तक कम से कम ज़रूर आनी चाहिए। आगे जी, ये सेंड कर दें मुझे, मैं मेरा भी ग्रुप में लगा दूँगा जी। क्योंकि पढ़ना तो है को नहीं माशाल्लाह आप लोगों ने, तो कम से कम तस्वीर देख के आप कभी ज़िंदगी में खुश तो रहेंगे। हाँ सर ने तस्वीर भिजवाई थी बस, तो जी के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है जी बच्चे। अब चलते हैं रिसोर्स एनालिसिस के बाद अपने रिसोर्सेज के बाद अब चलते हैं कॉम्पिटेंसी की तरफ। बच्चे मैंने आपसे कहा था कॉम्पिटेंसी से क्या मुराद है, लोगों में काम करने की सलाहियत कितनी है। आपके सामने दुनिया के अंदर बेशुमार डॉक्टर हैं, बेशुमार इंजीनियर हैं, बेशुमार आईटी स्पेशलिस्ट हैं, बेशुमार लॉयर्स हैं, बेशुमार कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, लेकिन सारे तो सक्सेसफुल नहीं हैं। सारे डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हैं, सारे आईटी स्पेशलिस्ट तो कामयाब नहीं हैं। वजह कॉम्पिटेंसी है। जिसकी कॉम्पिटेंसी ज़्यादा है वो उतना चार्ज भी ज़्यादा करता है, वो उतना काम में माहिर भी है। आप लोग अक्सर ये देखते हैं, मैचेस देखते हैं, क्रिकेट के मैच, फुटबॉल के मैच, लेकिन उसमें एक आधा बंदा बहुत ज़्यादा यूनिक होता है सब में, चाहे वो बॉलिंग में हो, चाहे वो बैटिंग में हो, चाहे वो फील्डिंग में हो, चाहे वो विकेट कीपर की बॉल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों, वो उसकी कॉम्पिटेंसी है। और कॉम्पिटेंसी हमेशा यूनिक हुआ करती है, याद रखिए। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि कंपनी के पास सारे रिसोर्सेज हो और कॉम्पिटेंसी ना हो तो ये सारे रिसोर्स ज़ाया हो सकते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं, ये बात हमने यहाँ पर मेंशन कर दी हुई इस जगह पर। अब चलते हैं कॉम्पिटेंसी की तरफ। कॉम्पिटेंसी में दो चीज़ें पढ़ेंगे आप। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्पिटेंसी कहते किसे हैं। कॉम्पिटेंसी के अंदर सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉम्पिटेंसी एक स्किल है। कॉम्पिटेंसी क्या है बच्चे, एक स्किल है जो खुदादाद होती है या डेवलप की जा सकती है। तो पहले तो हम देखें वो स्किल है क्या। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कॉम्पिटेंसी है क्या, अभी ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कॉम्पिटेंसी, तो आप कहेंगे सर कॉम्पिटेंसी इज अ स्किल। तो व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू हैव if you are competent, if you have these skills, if you are good planner, if you are good organizer, if you are good leader, if you are good decision maker, if you are good strategist and if you are good thinker, इनमें से चंद एक चीजें भी अगर आप में ज्यादा हैं तो आप एक अच्छे कॉम्पिटेंट आदमी हैं। बच्चे इनमें से कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि इनमें मेरी पीएचडी है, इनमें से किसी चीज में पीएचडी नहीं होती। कोई कह सकता है जनाब मेरे पास प्लानिंग में एमए किया, मैंने प्लानिंग में कोई एमए नहीं होता, ऑर्गेनाइजिंग में कोई एमए नहीं होता, लीडर में कोई एमए नहीं होता। ये सब चीज़ें खुदादा सलाहियतें हैं, या अल्लाह ताला देता है और या इंसान अल्लाह ताला की मदद से अपने अंदर डेवलप कर सकता है। तो अभी हम ये नहीं बता रहे कि कैसे डेवलप होनी, अभी तो हमने ये बताना है कॉम्पिटेंसी होती क्या है। तो हमने कहा कि कॉम्पिटेंसी जो है अच्छी प्लानिंग करने को, अच्छी ऑर्गेनाइजिंग करने को, अच्छी लीडिंग करने को। एक बात तो बताइए, इस क्लास में तमाम के तमाम लोग बाकायदा क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम के 3 घंटे में सारी किताब तो नहीं आती। 4 मॉडल आ जाएंगे, 2 मॉडल आ जाएंगे। आप में से कामयाब कौन होगा, जो ऑर्गेनाइज करके वो इंफॉर्मेशन लिखेगा जो एग्जामिनर को चाहिए। ऐसे है ना बच्चे, जो प्लान करके लिखेगा इतना टाइम इस पर लगाना है, इतना टाइम इस पर लगाना है, इतना काम इस पर लगाना है। यही कॉम्पिटेंसी है ना बच्चे। वरना पढ़ तो सारे रहे हैं, सारे लोग पढ़ रहे हैं, फिर फेल क्यों हो जाते हैं। द रीजन इज व्हाट, उनमें ये वाली खूबियां नहीं होती, डिसीजन मेकिंग नहीं होती। इन्हें नहीं पता था यार ये लिखना है कि ये लिखना है। ये भी तो डिसीजन मेकिंग है ना, कि ये वाला पॉइंट लिखूँ कि ये वाला पॉइंट लिखूँ, ये वाला मॉडल लगाऊँ कि ये वाला मॉडल लगाऊँ, ये वाला फार्मूला लगाऊँ कि ये वाला फार्मूला लगाऊँ। जब नहीं पता होता तो गलत हो जाता काम। स्ट्रेटजिस्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो बाकायदा तौर पर जिसके पास एनालिटिकल एबिलिटीज़ होती हैं, सोल्यूशन वही निकाल सकता है। तो याद रखिए ये एबिलिटीज़ हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से जिसमें आ जाएं या अल्लाह ताला की मदद से उसमें खुद से डेवलप करने शुरू हो जाएं, तो याद रखिए जब ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं वो बंदा क्या बन जाता है, कॉम्पिटेंट। लेकिन बच्चे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका सवाल ख़त्म हो गया यहाँ पर, ये आपका सवाल एग्जाम में ख़त्म हो गया। कॉम्पिटेंसी आपने एक्सप्लेन कर दी कि इसे कॉम्पिटेंसी कहते हैं, लेकिन सवाल का एक अगला पार्ट है, एग्जामिनर सोल्यूशन मांग लेता है। हाउ कॉम्पिटेंसी कैन बी इंक्रीज्ड, ये लिख लें सवाल, ये सवाल अलग से आ सकता है। हाउ कॉम्पिटेंसी कैन बी इंक्रीज, ये अगर आपसे एग्जामिनर ने ये कहा था कि कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी एनालिसिस क्या होता है, यहाँ से सवाल खत्म हो गया। कि मुझे ये बात समझ में आई, यहाँ सवाल खत्म हो गया। अब सवाल का एक अगला पार्ट है, मुमकिन है बच्चे वो एक ही सवाल में दोनों बातें बता दे आपसे। वो आपसे कहता है परफॉर्म कैपेबिलिटी एनालिसिस एंड हाउ कैपेबिलिटी कैन बी इनहेंस्ड। ये 2 पार्ट है।
कैपेबिलिटी पहले बतानी है होती क्या है, और दूसरा बतानी है कैपेबिलिटी बढ़ाई कैसे जा सकती है। और कैपेबिलिटी बढ़ाने का मकसद है कि आपने कॉम्पिटेंसी बढ़ानी है असल में, इसलिए कि वो कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी तो रिसोर्सेज खुद ब खुद यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगे। तो अब ये सवाल इकट्ठा भी आ सकता है या खाली 4 नंबर का एक सवाल आता है, हाउ कॉम्पिटेंसी कैन बी इंक्रीज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कॉम्पिटेंसी कैन बी इनहेंस, हाउ कैपेबिलिटी कैन बी इनहेंस। अब खाली सवाल एक पार्ट का है, आइए जरा उसका सवाल का सवाल सॉल्व करते हैं। बराए मेहरबानी अगर ये सवाल अलग से आ रहा है तो तब भी आपने लिखना है कि JS&W की थ्योरी के मुताबिक आंसर दे रहे हैं आप, वरना इस आंसर की कोई वैल्यू नहीं है। इस आंसर की जब तक आप JS&W नहीं लिखेंगे तब तक इस आंसर के बारे में एग्जामिनर को बिल्कुल नहीं पता। जी बच्चे, वो क्या कह रहा है, अगर कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है तो क्या करना पड़ेगा, ये किसके थ्रू हो सकती है, थ्रू एडिक्वेट ट्रेनिंग। एडिक्वेट कहते हैं बच्चे मुनासिब ट्रेनिंग के थ्रू आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग दें। बच्चे क्या ख्याल है, क्या आप जो यहाँ आ रहे हैं, क्या आप पे कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है आपको कि सवाल कैसे लिखना है, फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, डाटा क्या लिखना है, उसमें क्या क्या आंसर होना चाहिए, यही काम किया जा रहा है आपके लिए। आपको कॉम्पिटेंट ही बनाया जा रहा है। इवन देन जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे अपने पास, अपने क्या नाम कहते हैं चार्टर्ड फर्म में, वहाँ भी क्या हो रहा होगा, वहाँ भी तो आप में कॉम्पिटेंसी डेवलप की जा रही होगी ताकि आप एक अच्छे ऑडिटर बन जाएं, ताकि आप अच्छे टैक्स प्रैक्टिशनर बन जाएं, ताकि आप एक अच्छे बिजनेस डेवलपर बन जाएं। वहां पर भी आपको यही ट्रेनिंग दी जाती है बच्चे। तो इसलिए बी केयरफुल अबाउट इट। प्लीज सवाल का जवाब देखिए बच्चे, मैंने क्या सवाल का जवाब दिया, कॉम्पिटेंसी कैन बी डेवलप थ्रू एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड मोस्टली दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू गिव ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉइज। तो जब आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग में आपको सबसे पहले ट्रेनिंग क्या होती है, द फर्स्ट ट्रेनिंग इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मेरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसी चीज का नाम है कि आपका हर टास्क विद इन टाइम हो, विद इन कॉस्ट हो और विद इन क्वालिटी हो। तो समझ लीजिए कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ गई। मेरी ये ट्रेनिंग है हर काम को वक्त के अंदर करना। बच्चे क्या ख्याल है, ये आपका पेपर क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं है? 3 घंटे के अंदर अंदर पेपर करना है। क्वालिटी जो एग्जामिनर ने आपको बताई हुई है कि ये चीज़ें चेक होंगी, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसी वजह से एग्जामिनर हर मर्तबा आपके पेपर के बाद पेपर कमेंट्स देता है कि लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसमें क्या चीज़ें आई थी, उसमें किस चीज़ के कितने मार्क्स थे, ये क्वालिटी है उसकी। और अगर अल्लाह ना करे आप वो पेपर पास ना कर सके, बताइए कॉस्ट बढ़ती कि नहीं बढ़ती? अगली मतलब पेपर देना पड़ता है, दोबारा सम टाइम ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, कॉस्ट फिर बढ़ जाती है। तो याद रखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बज़ाहिर आपके लिए एक टॉपिक है, ये टॉपिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है कि अगर आप किसी बंदे में कॉम्पिटेंसी डेवलप करना चाहते हैं तो उसे हर काम टाइम के अंदर अंदर करने की आदत डेवलप हो जाए। जैसे कि मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आपका 100 नंबर का पेपर है, आपने 100 नंबर का पेपर 3 घंटे में करना है 180 मिनट के अंदर। तो मैंने कहा था कि 1 मिनट जो है बेसिकली आपने हासिल करने के लिए आपके पास कितना मिनट मौजूद है? 1.8। ये देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सबसे पहला काम है। मैंने किसके बारे में बताया आपको? टाइम के बारे में। और ये क्वालिटी मैं पढ़ा रहा हूँ कि इस 1.8 मिनट में इस नंबर के लिए ये बात लिखनी है, ये बात लिखनी है, ये बात लिखनी है, ये बात लिखनी है, ये बात लिखनी है। ये क्या है बच्चे? ये क्वालिटी है। तो याद रखिए अगर आप अपने स्टाफ को बाकायदा एक फॉर्मल ट्रेनिंग दें, उस ट्रेनिंग में ये पार्ट याद रखिए कि ये वाला काम इतनी देर में कंप्लीट होना चाहिए, और अगर वो उस टाइम से एक्सीड करता है तो आप जानते हैं टाइम इज आल्सो मनी। तो अगर 5 मिनट का काम 6 मिनट में हो रहा है तो अगर आप 5 मिनट की कैलकुलेशन कर लें, और अगर आपने उस बंदे को 500 रुपया दिया है इस काम का, तो इसका मकसद हुआ कि वो 100 रुपया पर मिनट ले रहा है आपसे। अगर वो 6 मिनट में वो काम करता है तो इसका मकसद हुआ कि वो काम 600 रुपये में हुआ है। तो इस तरह कैलकुलेशन होती है, अकाउंटेंट इस तरह डिसीजन मेकिंग करते हैं सारे के सारे। ये बात समझ में आगे बच्चे? हाउ कॉम्पिटेंसी कैन बी डेवलप थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एंड व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? ट्राई टू कंप्लीट द टास्क विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट, विद इन क्वालिटी या डिसाइडेड क्वालिटी, जो आपने डिसाइड की हुई है पहले से ही। दूसरी चीज नॉलेज मैनेजमेंट। बड़े नॉलेज मैनेजमेंट का ताल्लुक किस चीज के साथ है बच्चे? इंफॉर्मेशन के साथ। नॉलेज मैनेजमेंट का ताल्लुक किस चीज का है बच्चे? इंफॉर्मेशन के साथ। कि कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है,
कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है और कौन सी इंफॉर्मेशन रीयूज करनी है। लेकिन इसके लिए कुछ सवालों का जवाब देना है। जब ये सवालों का जवाब आपको आ गया, कॉम्पिटेंसी खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। नंबर 1, व्हेन, इंफॉर्मेशन कब कलेक्ट करनी है, इंफॉर्मेशन कब प्रोसेस करनी है, इंफॉर्मेशन कब स्टोर करनी है और इंफॉर्मेशन कब रीयूज करनी है। मेरे क्या ख्याल है, आप रोजाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल के आखिर में बनेगी ना, या पीरियड के इख्तिताम पर ही बनेगी, तो वो प्रोसेसिंग है आपकी। लेकिन आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दोबारा कब इस्तेमाल करना है, तो हर वक्त तो नहीं इस्तेमाल कर रहे होते। जब आप टैक्स देंगे या आपके टैक्स डिपार्टमेंट के अलावा गवर्नमेंट आ जाती है आपसे मालूमात लेने के लिए, तब आप उसको रीयूज़ करते हैं। ये बात अगर आपको नहीं पता तो आप वक्त का ज़िया करेंगे, टाइम खुद ब खुद बढ़ जाएगा। कोई बात समझ आई बच्चे आपको? दूसरा, वेयर, पर इसका ताल्लुक सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के साथ होता है कि क्या डाटा कलेक्शन सारी एक जगह पर होनी है या डिफरेंट प्लेसेस पे होनी है। आप जरा गौर कीजिए, आप अल फतेह या किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं तो वहां काउंटर लगे होते हैं 12-13, हर काउंटर्स पे सेल अलग अलग कलेक्ट की जा रही होती है, लेकिन डाटा की प्रोसेसिंग एक ही जगह पर हो रही होती है। तो ये कहां स्टोर होगा, कहां कलेक्ट होगा, कहां से रीयूज होगा, कौन रीयूज कर सकता है, ये सारी बातें यहां पर आएंगी। अब आएगा हु विल कलेक्ट डाटा, हु विल प्रोसेस डाटा। ये है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। ये ड्यूटी की तकसीम। देखिए बच्चे, कितनी छोटी सी बात में कितनी बड़ी मैनेजमेंट के एस्पेक्ट आ रहे हैं कि इंफॉर्मेशन कब, कहां और कौन मैनेज करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वाई। इस सवाल का जवाब सबसे इंपॉर्टेंट है, वाई वी आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। आपको बस आपने कहा मेरा काम है, नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि ये काम क्यों किया जा रहा है, इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा, इससे कंपनी क्या चीज़ें मैनेज करेगी। बच्चे, जब ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं, कॉम्पिटेंसी खुद ब खुद आ जाती है। यही फ़र्क होता है डिग्री में और नॉलेज में। जब नॉलेज आता है तो फिर हर चीज़ के बारे में मालूमात होती है। और वाई के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हाउ। हाउ का ताल्लुक हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ होता है, और टेक्नोलॉजी मैनुअल भी हो सकती है और ऑटोमेटेड भी हो सकती है। इसकी पिक्चर भी ले लेना यार। टेक्नोलॉजी मैनुअल भी हो सकती है और ऑटोमेटेड भी हो सकती है। बच्चे, मैनुअल टेक्नोलॉजी, जैसे मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं, तो आपने इंफॉर्मेशन हाथ से लिखनी है या कैसे करनी है। आपने देखा होगा, आप किसी परचून की दुकान पर चले जाएं, वो जल्दी से कागज पकड़ता, कागज पे हाथ से लिख के आपको बिल बना के दे देता है। लेकिन आप अल फतेह जाते हैं, वो जल्दी से टाइपिंग कर रहे होते हैं, उनके पास स्कैनर होता है, वो जल्दी से चीज़ को स्कैन करते हैं, खुद ब खुद प्राइस सामने आ जाती है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ऑटोमेटेड है। बच्चे, ये सारी मालूमात हैं। इसका नाम नॉलेज मैनेजमेंट है, यानी मालूमात को मैनेज करना। जिसको ये नॉलेज मैनेजमेंट आ जाती है, बच्चे समझ लीजिए वो बेहतरीन कॉम्पिटेंट आदमी होता है। जब आपको अकाउंटिंग के बारे में पता लग जाएगा कि अकाउंटिंग में डाटा कब कलेक्ट होगा, कब प्रोसेस होगा, कब स्टोर होगा, कौन करेगा, मेरा कौन सा सबॉर्डिनेट करेगा, मेरा कौन सा हेड करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, जब ये सारी बातें पता लगी, बताइए क्या आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना आ गया कि नहीं आ गया। ये है कमाल। तो बज़ाहिर कुछ चीज़ें बज़ाहिर दिखती कुछ और है, लेकिन बिहाइंड द स्टोरी कहानी कुछ और हुआ करती है। तो ये था बच्चे हमारा एक और अलग सा सवाल कि कॉम्पिटेंसी कैसे इंक्रीज की जा सकती है। तो कॉम्पिटेंसी इंक्रीज करने के दो बड़े मेथड होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट। तो यहाँ हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।